मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम में आपको तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। पैकेज आपने देखा नाज़रीन, आज 6 सितंबर का दिन है, पाकिस्तान की सालमियत का दिन है। बुज़दिल दुश्मन के आगे शाहीनों के डट जाने और उस तारीख को, उस हिस्ट्री को, उस माजी को याद करने का दिन है। आज दिन है कि मेजर अजीज भट्टी को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, उनको सलाम पेश किया जाए। ये वो दिन है जब मुल्क का फनकार हो, उस्ताद हो, गुलकार हो, सब एक जान हो गए थे, यकजा हो गए थे। इस जंग में जहां बड़ी फौज ने मैदान जंग में नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक बहरिया भी किसी से कम ना थे। पाक फजाइया के नामवर सपूत MM आलम पठानकोट के हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय जंगी तैयारों को राख के ढेर में तब्दील उन्होंने किया। आदमपुर और हलवाड़ा एयर बेसिस आज भी 65 के शाहीनों की याद ताज़ा करते हैं। यूं कह लें कि 6 सितंबर 1965 ने पाक फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को लाफानी बना दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे हमारे शोहदा को, हमारे गाजियों को। हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। 1965, 6 सितंबर 1965 आज का दिन, इस जंग के मुहर्रिकात क्या थे और जंग की वजूहात क्या थी? थोड़ी सी हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी कर्नल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैं जानना चाह रही हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही थी, सवाल आपसे कर रही थी कि 1965 की जंग के मुहर्रिकात क्या थे, जंग की वजूहात क्या थी, फिर उस जज्बे, उस अज़्म, उस हौसले और उन कुर्बानियों का तज़किरा भी प्रोग्राम में आगे करेंगे। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज का दिन जिस तरह आपने कहा 6 सितंबर का, और आप ख़ुद लाहौर के अंदर मौजूद हैं, और वो हमारा लाहौर, हमारा दिल, कि जिसके ऊपर 6 सितंबर को सुबह 3 बजे इंडिया ने एक बुज़दिलाना हमला ऐसे किया कि मतलब इट वाज आई वुड से कि नॉट एक्सपेक्टेड कि ये सारा कुछ हो जाएगा। बट बिफोर दैट आपने कहा जी कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इट वाज कश्मीर बेसिकली, कि जिसकी वजह से ये दूसरी जंग जो है वो शुरू हुई कश्मीर के ऊपर। आप ये कह सकते हैं कश्मीर के ऊपर जो आपने अनलेसनेस वहाँ देखी उस वक्त, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 65 की इन्वायरमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा वहाँ पे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, जैसे हमारी दूसरी रियासतें हैं तो वहाँ पे उनका वज़ीर आला होना है। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा सदर का ख़त्म करके उन्होंने कहा जी कि नहीं, इज़ गोइंग टू बी द गवर्नर हेयर, और फिर गवर्नर जब वो अपॉइंट करेगा, बेसिकली न्यू दिल्ली की बात करते हैं। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि उस वक्त चाहे जैसा भी है कि वहाँ के शेख अब्दुल्ला ने ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स, दो ही ट्राइड मुख्तलिफ मुल्कों में जाना हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एक लिहाज से। अच्छा, फिर हुआ ये था कि 1962 के अंदर ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब इंडिया को शिकस्त हुई चाइना के हाथों, तो एक वो था कि दे फेल्ट, इंडिया की बात करते हैं या इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, दे वांटेड टू ओपन सम फ्रंट वाली, जैसे आप ये कह लीजिए कि हाँ, वो एक हजीमत जो उनको ही चाइनीज़ के हाथों, वो किसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर वो लेकर आना चाहते थे कि नहीं, हम इसको इस सूरत के अंदर भी ख़त्म कर दें। और सर्टली जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी इंडिया की, चाहे वो आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की, नेवी की बात करें, वो इंडिया के फेवर के अंदर जाती थी, और आलमोस्ट को 3 से 5 गुना जो है वो इंडिया की फोर्सेस जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो दीज वर दी फैक्टर्स। अच्छा, उसी के साथ डेफिनेटली कश्मीर के अंदर तो छेड़छाड़ आप कह सकते हैं कि ये शुरू थी। तो एक तो ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा था, और इसी के मुहर्रकात थे। और फिर दूसरी चीज़ ये है, देखिए ना, 1947 में ओके पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और उसके 17-18 सालों के बाद आप जब आपके मुल्क को आप आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, और अपनी मुसल्लह अफवाज की भी एक सही मानों में एक तश्कील नौ सर्टली पाकिस्तान कर रहा था। और ये फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया ने कहा जी कि नहीं, अच्छा हम देखते हैं, और हम पाकिस्तान को बेसिकली एम वही था कि जो आज़ाद कश्मीर की तरफ आना, लाहौर को काटना, GT रोड पे पहुंचना, पाकिस्तान को बिल्कुल बेदस्तुपा कर देना, दोज वर एक्चुअली द एम्स नबिया, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। नाउ गोइंग ओवर टू द इवेंट, मैं स्पेशली लाहौर से इसलिए मैं शुरू करूँगा
क्योंकि लाहौर के ऊपर तो इनका ऑन स्लॉट था और उनकी प्लानिंग देखें, जनरल चौधरी जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, ही वाज थिंकिंग कि जी 6 सितंबर को सुबह हम 3 बजे अटैक लॉन्च करेंगे, एक इन्फेंट्री डिवीजन आ गया, 3 आर्मर रेजिमेंट्स आ गए और बाकी पूरी सपोर्ट के साथ, और 3 बजे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया इचुगल जो हमारी नहर है, BRB अब इसको कहते हैं हम जी, उसके ऊपर। और सर्टली आपकी ट्रुप्स उस तरीके से तो तैयार नहीं थे ना, इस तरह की आप ये कह सकते हैं कोई सिचुएशन नज़र आती थी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आके इस तरीके से दुश्मन आपका जो है वो उसको क्रॉस करेगा। बट आई वुड से कि हैट्स ऑफ टू दी ट्रुप्स देयर, वहाँ पर जो इस वक्त मौजूद थे, चाहे हम मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की बात करते हैं, हम अपने दूसरे ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की, मैं यहाँ पर आपसे जरूर तस्करा करना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी अभी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा कि अभी पाकिस्तान इंडिया को सेपरेट हुए बने हुए पाकिस्तान को भी कुछ ही वक्त गुजरा था, वसाइल की कमी थी, तादाद हमारी कम थी फोर्सेस की, सेकेंडली जो असलहा था वो पुराना था, लेकिन उसके बावजूद जो जज्बा था वो दीदनी था। इस पर मैं आपसे जरूर, इस जज्बे के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगी जी। नबिया, मैं समझता हूँ कि वेस्ट पाकिस्तान स्पेशली अगर हम बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान को भी आई डोंट वांट से कि कोई हम उनको अंडरमाइन करना चाह रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की, अगर हम बात करें 1965 में, बट स्पेशली आप ये बात देखें, आप लाहौर की बात करें, सियालकोट की बात करें, आप सिंध की बात करें, मतलब सिंध के जो सरहदी इलाके थे आप उनकी बात करें, कश्मीर की इवन बात करें जो हमारी साइड पर, आई वुड से कि वो जो जज्बा था हम पाकिस्तानियों का, हमारी नौजवान नस्ल का, हमारे बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, कैन यू बिलीव कि लाहौर की मैं स्पेशली अगेन आई वुड रेफर कि जब वो डॉग फाइट होती थी, इंडियन एयरक्राफ्ट आते थे और फिर हमारे जहाज़ जब उनको टेक ऑन करते थे, तो जैसे वो पतंगबाजी हो रही होती है और लोग छतों के ऊपर खड़े होते हैं, पूरा लाहौर, यानी आप देखें ना पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इस तरह की जंग होती है तो लोग तो खंदकें खुद ही होती हैं, उसके अंदर वो चले जाते हैं। ये हमारे लाहौर के जो लोग थे उस वक्त 1965 के, एक ऐसी सीसा पलाई हुई कौम की तरह अपनी फ़ौज के साथ वो खड़े थे, इसका यकीन माने शायद आज 2022 के अंदर बैठे हैं, ठीक है, लोग तो हमारे उसी तरीके से हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो शायद वो जज्बा हमें आज भी नबिया उसकी बहुत ज़रूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप यकीन मानिए इवन ट्रुप्स हमारे मूव करते थे तो हमारे ये माएँ बहनें बेटियां बच्चे जवान ये रोड्स के ऊपर खड़े होते थे, उनके लिए फ्रूट्स लेके, उनके लिए खाने लेके, और एक स्टेज आई कि उन्होंने कहा जी नहीं हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ाइन, आर्मी का एक अपना भी सिस्टम होता है, बट लोगों की वो मोहब्बत, उनका जोश, उनका जज्बा। और इससे भी हट के आप ये देखें जब खून की ज़रूरत पड़ी लाहौर की, अगेन आई वुड कोट, तो आप यकीन माने कि घंटों की लाइनों के अंदर लोग खड़े थे सिर्फ खून देने के लिए। खून किसको दे रहे थे? अपने सोल्जर्स को, अपने लोगों को और अपने बच्चों के लिए, कि नहीं ये हमारे फ़ौजी हैं जो सरहदों पे मौजूद हैं, हमारी हिफाजत, हमारी सरजमीन की हिफाजत, हमारी आज़ादी की हिफाजत और हमारे लाहौर की हिफाजत कर रहे हैं। तो हमारा खून क्या, वो कहते थे जी हमारी जान हमारे लिए हाजिर है, आप बताएं हमारे लिए क्या अहकामात हैं। जो शुजाअत, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया गया, हमारे पाक फ़ौज, बरी फ़ौज हो या फ़िज़ाइया हो, मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर नाम लेना चाहूँगी हमारे पाक फ़िज़ाइया के शहीद MM आलम साहब, उन्होंने जिस मतलब शुजाअत और बहादुरी का उस टाइम मुजाहरा किया, वो एक तारीख़ रकम करना है। उनको आज के दिन ट्रिब्यूट पेश करना और उनकी इस कुर्बानी को याद करना ज़रूरी है, लाजिम है हम पर। कोई शक नहीं नबी, व्हाट अ फाइटर पायलट ही यूज्ड टू बी। आप ये देखें उन्होंने दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि लेस देन 1 मिनट 60 सेकंड से कम टाइम के अंदर भी उन्होंने 5 हंटर्स, बड़े मॉडर्न एयरक्राफ्ट से, मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट से इंडिया के, और लेस देन 1 मिनट वो उन्होंने 5 जहाज़, जो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक उसको कोई ब्रेक नहीं कर सका। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी आपने सारा कुछ देखा, बट आई वुड से कि यस इट वाज बेसिकली द MM आलम। एंड यकीन मानिए MM आलम के जज्बे की बात करें हम, इम्तियाज़ भट्टी साहब हैं जो एयर कमोडोर रिटायर हुए, ही वाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट एट दैट टाइम। इससे हट के भी हम एयरफोर्स के ऑफिसर्स की बात करें, आई से दे ट्रेमेंडस, वी कांट इमेजिन, मतलब उनका जो जज्बा था उस वक्त, जो उनके पास एयरक्राफ्ट थे, हमारे पास तो सैबर थे, F-86 की बात करते हैं,
एंड येस वी हैड अ लिटिल अपर एज, जो कि हमारे पास स्टार फाइटर F-104 थे, वो 12 की तादाद के अंदर मौजूद थे, सर्टनली वेरी लेस इन नंबर। वाई बिकॉज अब देख रहे आर्मी एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तनासब था वो तो आलमोस्ट कोई 1 to 4 का था, यानी अगर हमारे पास एक जहाज़ था उनके पास 4 जहाज़ थे। बट द वे दे वर टेकन ओवर, चाहे आदमपुर की बात करें, हलवाड़ा की बात करें, दूसरी एयर बेसिस की बात करें, बिफोर उनके जहाज़ उड़ सकते आपकी एयरफोर्स वहाँ पर मौजूद थी उनको टेक ऑन करने के लिए, उनको रनवे के ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए। और आप यकीन माने 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, जब तक कि सीज़ फायर एक लिहाज से नहीं हुआ अंडर द यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद थी 211 नंबर सिक्योरिटी काउंसिल की, इस दौरान में इंडियन एयरफोर्स की ऐसी जरूरत नहीं होती थी कि वो इस तरीके से आज़ादाना तरीके से आएँ। जी बिल्कुल नहीं हो सकी, दैट वाज द रीज़न। और आप ये देखें, वो आप एयरफोर्स की बात करते हैं, आप नेवी की बात करते हैं, नेवी ने जैसे 320 किलोमीटर दूर जाके द्वारका के ऊपर जिस तरीके से वो एक स्टेशन था वहाँ पर, और उनको इंफॉर्मेशन एक लिहाज से दी जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन, और इंडियंस कुड नॉट बिलीव कि पाकिस्तान नेवी वहाँ पर आई है और उन्होंने इस तरह की वहाँ पर बम्बार्डमेंट आउट से की है। और सो मच सो उनका जो अपना एयरक्राफ्ट था, विक्रांत की बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो तो उनकी डॉक्स में से नहीं निकल सका। वाई बिकॉज आपकी जो गाजी अब्दोस थी वो हर वक्त मौजूद थी, और वो इतना फियरफुल थे उस आपके अब्दोस से कि उन्होंने अपने जहाज़ों को उस तरीके से तो बाहर निकाला ही नहीं। तो वर्चुअली तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने उनको एयर के अंदर, नेवी के अंदर जिस तरीके से डोमिनेट किया, और आपके आर्म्ड फोर्सेस ने, मैं समझता हूँ जिस जज्बे के साथ, वाई बिकॉज बिल्कुल, और वो जज्बा 1965 में भी नहीं था कर्नल साहब, वो जज्बा आज भी हमारे पाक फौज के जवानों में है। और अगर दुनिया की बेहतरीन अफवाज का जिक्र किया जाए तो लेट मी टेल यू हियर, शेयर यू है कि पाकिस्तान का शुमार उसमें टॉप 5 और टॉप 6 में होता है, नंबर के हिसाब से भी और जज्बे के हिसाब से भी। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। जाने से पहले ब्रेक पर एक छोटी सी एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हैव अ लुक। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। और कभी आपके साथ इस तरह से हुआ है कि पुलिस के रवैये से आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा हो, या आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा हो, या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, मामूली किसी जगह पर जा रहे हो और किसी अहलकार ने आपको रोककर आपका निकाहनामा तलब किया हो या आपके रिलेशन के बारे में पूछा हो। अब वो तमाम लोग जो इससे पहले माजी में दिक्कत उठा चुके हैं उनके लिए हम खबर अब ये शेयर करें, जो कि काफ़ी स्टोरी वायरल भी हुई ऑन सोशल मीडिया। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद साहब ने अब हुक्म जारी किया है कि कोई भी पुलिस अहलकार ये इख्तियार नहीं रखता कि वो किसी भी मर्द या औरत से ये पूछे कि उनका एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, या फिर उनसे फौरी तौर पर किसी भी किस्म का कोई निकाहनामा तलब करने की डिमांड करे। अब इस हुक्मनामे की जरूरत या क्यों पेश आई है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, जानेंगे हम। सीपीओ उमर सईद हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। जो नोटिफिकेशन का इजरा हुआ है, इसकी मकासद और मुहर्रिकात मैं आपसे जानना चाहूंगी उमर साहब। जी मैम, बहुत हमारा व्यू दिया। रिसेंटली हुआ था वाला में, वहाँ पे हमारे काउंसिल के एहसासों ने खातून और को निकाहनामा किया, उसके बाद तो ले गए ATM के जरिए पैसे निकालने के पैसे लिए। ये मामला नोटिस में आया तो फिर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, और वो चारों एहलकार जो है साथ ही एक पुलिस का असल काम को कंट्रोल करना है, जो लोगों की जान माल और जिंदगी के मामला से करना। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पुलिस की दफा की है, जहाँ पे पाकिस्तान फौज की दफा है। अच्छा सीपीओ साहब, इस हवाले से कोई कानून भी मौजूद है पहले से कि पुलिस को निजी जिंदगी में जो मदाखलत से रोकता है, पहले से लॉ है? जी, जो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें कोर्ट की रूलिंग बिल्कुल मौजूद है और उसमें ये बात वाज़ेह है। जनरली जब भी रोका जाता है किसी को तो हम इसलिए रोकते हैं कि चाइल्ड प्रिवेंशन के लिए, मगर यहाँ पे आपको एक खातून नजर आ रही है, यहाँ पे एक फैमिली नजर आ रही है, वहाँ पर ये बात वाज़ेह हुई थी कि यहाँ पे करते ही हुए अगर कोई किसी के साथ बाहर गया है या कहीं पे लिया है
तो हमने देखा यही है जो हमारी गवर्नमेंट होता है वो चीफ ग्रांट करके उससे उनकी तरजीहात नहीं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे उमर सईद, CPO साहब फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया उमर सईद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया और जो इसके पीछे रीजंस थे और जो आम लोग यूजली अगर हिरासा हो जाते हैं किसी रवैये से पुलिस के तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये हुक्म जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ पाक वतन के हवाले से बात करेंगे, पाक फौज के हवाले से बात करेंगे, पाक फौज की अजीम कुर्बानियों के हवाले से बात करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी है, पाक फौज के जवानों ने हमेशा बढ़ चढ़कर जो है परेशानियों से इस मुल्क को बाहर निकाला है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरी कौम पाक फौज की कुर्बानियों पर इस देश के बहादुर बेटों को खिराज तहसीन पेश कर रही है, दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बयान सामने आया और उस बयान ने एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसने कई तरह के सवालात पैदा कर दिए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, उनसे मैं गुफ्तगू करूंगी। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। लेकिन खान साहब ने एक्चुअली कहा क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या है, उनका बयान क्या है, आइए जरा पहले वो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुना स्टेटमेंट सुनी। मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे क्लैरिटी ज़रूर लूँगी। तगड़ा आर्मी चीफ और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ, यानी कि जो दूसरे हैं वो मुहिब्बे वतन या नहीं है, तगड़ा से मुराद क्या है? और दूसरी बात कि ये लोग अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं, सियासी लोग अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप मुझे जरा गाइड कर दीजिए सर। थैंक यू जी, एक तो मुझे बुलाने का, और आज जैसे आपने अभी बात की थी इंट्रो में, 6 सितंबर है और आज हम 6 सितंबर मना रहे हैं और उन शहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुर्बानियाँ दी। ना सिर्फ 6 सितंबर के वो शहदा बल्कि उसकी बाद की वॉर के भी शहदा, और रिसेंट जो अब हम रिसेंट एक वॉर के अंदर एंटर हो गए हैं जिसको हम क्लाइमेट वॉर कहते हैं, उसके भी शहदा जो इस वक्त हमारे लाखों लोग जो हैं वो बेसर व सामान सड़कों के ऊपर पड़े हैं। तो अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आपने जो देखिए आर्मी में जो प्रोसीजर है मेरिट का और मेरिटोक्रेसी का और प्रोफेशनलिज्म का, वो बहुत क्लियर है। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जब वो जो अपना प्रोफेशनल कर्व या जो अपनी जो डिफरेंट स्टेजेस है प्रोफेशन की जब वो तय करता है तो वो उस बहुत कैपेबल होता है, डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनली बहुत साउंड होता है और वो करते करते एक स्टेज पे पहुंचता है। इसी तरह अगर आप ये देखिए तो सारे कोर कमांडर्स जो हैं वो दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो तो दिस इज वेरी वेल डिफाइंड। इस पर तो खान साहब ने सवालिया निशान लगा दिया ना, वो तो ये कह रहे हैं कि जो सियासी लोग हैं वो करते हैं पॉइंट, तो ये बात तो किसी के समझ में ही नहीं इस वक्त आ रही कि ये आपने क्या स्टेटमेंट दे दी है। जी, सियासी लोग अपॉइंट नहीं करते बेसिकली, उन्होंने कहा ये वो कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी का अपॉइंट करना चाहते हैं। जी देखिए, आपने आर्मी चीफ लगाना है ना, तो वो आर्मी चीफ तो एक क्राइटेरिया और एक जो पूल है उसके अंदर से होगा और उस पूल का डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो वेल डिफाइंड है कि वो 5 नाम आएंगे, 6 नाम आएंगे। प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसमें से उनका प्रेरोगेटिव है बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनमें से वो कोई एक सिलेक्ट करेंगे और वो आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पोलिटिकल डिस्कोर्स है, जिन मुश्किल, पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि हम इस वक्त जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी की हालत है, जो हमारी इस वक्त बिकॉज ऑफ द फ्लड लोगों की हालत है, हमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बहुत क्लियर रखना चाहिए, बहुत क्लियर पॉइंट रखना चाहिए। हमें उसमें डाइसेंशन नहीं पैदा करनी चाहिए कि बजाय एक यूनिटी की, जो 6 सितंबर का भी मैसेज है, आप एक किस्म की खुदा न खास्ता एक एनार्किक सिचुएशन की तरफ जाएं और आप उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को जो है वो आप उनको हिट करना शुरू कर दें। हर चीज़ की रेड लाइन होती है। अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर डिफरेंट रेड लाइंस हैं तो इंस्टीट्यूशंस की भी रेड लाइंस होती हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो फंक्शन ही इंस्टीट्यूशंस की बेस पे करती है। स्टेट्स के 3 पिलर होते हैं, ये तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के मुताबिक आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है कि एग्जेक्टिव होता है, जुडिशरी होती है और पार्लियामेंट होती है। तो विद इन द एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी होती है, आर्मी होती है और फेडरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो होते हैं। तो जब ये इम्बैलेंस होगा, जब आप उनको एक एक करके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आप पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर लेके आएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल एक सवाए पॉलिटिकल कॉनोटेशन की कोई कॉनोटेशन नहीं है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी और कंट्री के लिए बेहतर नहीं होगी। अच्छा, अब सर खान साहब का बयान तो हमने सुन लिया है, इससे कितना
अब हमारी जो पाक फौज का मोराल है आप समझते हैं कि डाउन होने के मुतरादिफ है। दूसरी बात है कि जो हम सियासत में अभी जो एक उभरता हुआ कल्चर देख रहे हैं कि सियासी जो लीडर्स हैं या जो रहनुमा हैं या जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें फौज का तस्करा बार बार होना, मीडिया पर होना, ये किस कल्चर को हम परवान चढ़ा रहे बेसिकली? जी, ये आई थिंक वी आर द ओनली कंट्री जहाँ पे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आर्मी के मतलब आर्मी की जो चीज़ें हैं वो इतनी डिस्कस की जाती हैं। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, किसी भी कंट्री के अंदर आर्मी चीफ को अपॉइंट करना कभी कोई इशू नहीं होता, ना बात की जाती है। आई डोंट नो ये क्यों किया जा रहा है, और ये जो डिस्कोर्स है ये मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा करता है। जहाँ तक आपने कहा कि इससे मोरल पे असर तो पड़ता है, लेकिन जो हमारे ट्रुप्स हैं, जो हमारी आर्मी की जो ट्रेनिंग है और जो हमारे ऑफिसर्स केडर हैं, वो इस तरह से ट्रेंड हैं, वो बिकॉज दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो जो फ्रंट से जो लीड करता है, दे आर वेरी कॉन्शियस दैट जो उनके सोल्जर्स हैं, अंडर कमांड हैं, उनका मोरल किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। और इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन वॉर ऑन टेरर में आपने देखी, जब वॉर ऑन टेरर के अंदर जो एक बहुत डिफ़िकल्ट वॉर थी और जिसके अंदर बहुत कैजुअलिटीज़ हो रही थी और सारी दुनिया ये कहती थी कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता इससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है, तो हमारे सोल्जर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने वो अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला की मदद से वो करके दिखाया। सो मोरल उस हद तक तो इफेक्ट नहीं हो रहा कि खुदा न खास्ता वो प्रोफेशनलिज्म को इफेक्ट करे, लेकिन इस हद तक जरूर है कि वो एक आप साख को मुतासर कर सकते हैं, डैमेजिंग करने की मुतरादिफ बात है एक किसी भी शख्स की या किसी भी पार्टी के। अब पीटीआई का जो पार्टी है उनका जो मौक़िफ़ हम अक्सर जलसे जुलूसों में सुनते भी रहते हैं, खान साहब का जो ये स्टेटमेंट था काफी क्लियर था, तैनातियों को मुतनाज़ बनाने के हवाले से जो अपना एक मौक़िफ़ अपना ऐड करना चाहूंगा। साख के अलावा देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का तो ये काम होता है कि वो अपने जो ट्रुप्स हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको बजाय इसके कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें या उनको एक वो हो। बिकॉज आजकल आप देखें तो जो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया जो बहुत सारे लोग हैं वो सिंगल स्क्रीन पे चले गए हैं, जो माजरत के साथ उनके पास कोई नॉलेज नहीं है चीज़ों का, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन फिर डिसइन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसको शेयर करते हैं, वो प्रोपोगेट होती है। सो किसी को नहीं पता कि यू नो क्या एक्चुअली क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, तरीकाकार क्या है, लेकिन एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग। जैसे आजकल अभी ये इशू आया है तो आप देखेंगे पाकिस्तान में 6-7 बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं जिनको इवन यूनाइटेड नेशन जो है कंसल्ट करता है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन बाकी सारे लोग क्लाइमेट के एक्सपर्ट बन गए। तो आई थिंक ये हमारा जो रवैया है जिसमें हम जो है अलमिया है, ये थोड़ा सा अलमिया है जो हम ओवर ओपिनिएटेड हो गए हैं मेरे ख्याल। सर जो अभी स्टेटमेंट आया इस पे कुछ आप समझते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, थोड़ी सी रोकथाम होनी चाहिए, थोड़ा सा पूछताछ होनी चाहिए ताकि ये रवैया आगे ना चढ़े? कोई भी जलसा जुलूस होता है, किसका भी जो दिल चाहता है वो जाके कोई भी स्टेटमेंट बोल देता है, इदारों के खिलाफ बात कर देता है। ट्रू, देखें बहुत क्लियर आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है और इसमें कैविएट क्या है कि आप स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है, जो जुडिशरी है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। इसी तरह पूरे मुल्क में गैग लॉज होते हैं। और ये देखिए, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनसे पूछा जाए कि ये उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, कॉनोटेशन क्या है, क्यों कहा है उन्होंने, और उसकी एक्सप्लेनेशन उनको, क्योंकि कौम के आगे एक स्टेटमेंट दी है, पब्लिक स्टेटमेंट है, तो पब्लिक में इसकी कम से कम एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक अब आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि दो पॉलिटिकल डिवाइड, जो दोनों तरफ की पॉलिटिकल डिवाइड है, दे शुड सिट एंड दे शुड विजुअलाइज एंड आइडेंटिफाई कि कंट्री के अभी इश्यूज क्या हैं, और आई थिंक उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। गवर्नेंस का जो इशू है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये जो बहुत बड़ा अलमिया एक है जिसमें 3 करोड़ लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो स्टेटमेंट से सामने आया है खान साहब को, उसके हवाले से, या जो ये रवैया है या जो आपसे कल्चर कह लें जो परवान चढ़ रहा है, इसको रुकना चाहिए और इस हवाले से बात भी ज़रूर होनी चाहिए ताकि जिसका भी दिल करे वो यूँ मीडिया पर सामने आकर या किसी भी जलसे जुलूस में हमारी जो पाक फौज है जो कितना कंट्रीब्यूट करती है, मुल्क जब भी मुश्किल में फंसा होता है उसको बाहर निकालने के लिए, मुल्क को स्टेबल करने के लिए हमारी पाक फौज का हमेशा से बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो ये इसकी पूछताछ होनी लाजमी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। Pakistan,
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक मरतबा फिर से। और जैसा कि वी ऑल नो कि पाकिस्तान का जो 60-65-70% है वो सैलाब ज़दा है इस वक्त इलाका। कितने लोगों की जिंदगियां इस वक्त मुश्किल से दो चार है। मुतासरीन के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान एपसेप, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी की जानिब से अब मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और पाकिस्तान को दुनिया भर में, जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उस जज्बे की बात करते हैं, तो दुनिया भर में इंसान दोस्ती और बेलौस रजा कराना खिदमात के लिए जाना जाता है। जब भी मुसीबत आई है अपने अहले वतन के बहन भाइयों पर, तो कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब पीछे नहीं रहता है। और इस वक्त भी वतन अजीज बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। इस आफत की घड़ी में हमें अपने हम वतनों को इमदाद पहुंचाने के लिए एपसेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस इमदादी मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी हवाले से बात करेंगे, एपसेप के हवाले से, पामी के हवाले से, काविश के हवाले से, मिशन एसआर के हवाले से, सैलाब मुतासरीन की मदद करने के हवाले से। हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर गुलाम मुर्तजा भट्ट, भिटाई मेडिकल कॉलेज पामी। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रेहान यूनुस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मेंबर ऑफ एपसेप। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। मुल्क आफत ज़दा है, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मिशन एसआर फंड, फ्लड रिलीफ फंड कायम किया गया है। कितना अभी तक फंड कलेक्ट करने में आप कामयाब हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस वक्त तकरीबन जी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने अपने स्टूडेंट्स की और फैकल्टी मेंबर्स की मदद से तकरीबन कोई 15 से 16 मिलियन के करीब फंड्स इकट्ठे किए हैं। और इन फंड्स की मदद से फिर हमने तकरीबन कोई 1200 के करीब खैमे वहाँ पे पहुँचाए हैं। और उसके अलावा राशन, जूतियाँ, बच्चों के लिए कुछ खेलों का सामान, और उसके अलावा खुश्क मेवाजात, खजूरें, इस तरह की चीज़ें हमने इस फंड से वहाँ पे पहुँचाई हैं। और आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं एक दफ़ा फिर अपने वो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स जो इस वक्त फ्लड एरिया में, अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ममनून हूँ कि वो दिन रात वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मदद में इस वक्त दिन रात लगे हुए हैं। जी अच्छा, कौन कौन से अब एरियाज या अजला हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर आप समझते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत होमवर्क है, इस पर रिसर्च है, आपके नेटवर्क वहाँ तक है। अब कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मुतासिर है, कहाँ पर सैलाब मुतासरीन की मदद करने की इस वक्त की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? जी हम लोग ज़्यादा जो है बेसिकली जो पंजाब का और बलोचिस्तान का और सिंध का जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। अफेक्टेड तो जिस तरह हम सबको पता है कि मोर देन 30% ऑफ द कंट्री इस वक्त अफेक्टेड है सैलाब से। लेकिन हम लोग जी इस वक्त जो है फाजिलपुर है, जामपुर है, तौसा शरीफ है, और उसके बाद राजनपुर है, रुझान है, फिर उसके बाद DI खान और टांग तक हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, आपको शामिल करना चाहूंगी शामिल गुफ्तगू। पामी के प्लेटफॉर्म के हवाले से कितनी एड अब तक सैलाब मुतासरीन तक पहुंच चुकी है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हम लोग, हमारा बेटाई वेलफेयर हॉस्पिटल है मीरपुर खास सिंध में, और ये थरपारकर के रीजन में आता है। हम लोग अभी तक एस्टिमेटेड 50 लाख का फंड जो है वो रिलीफ दे चुके हैं लोगों को। उसमें हम हॉस्पिटल में सर्जरी भी फ्री कर रहे हैं, मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं, और लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी फ्री करवा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट्स ने बड़ी हेल्प की है। उन्होंने डोनेशन इकट्ठी करके झुड्डो जो थरपारकर के एरिया में छोटे छोटे गांव हैं, उनमें भी रिलीफ का काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारी बात होती है सहाफ़ियों से या हमारे रिपोर्टर्स के इस वक्त ऑन फील्ड मौजूद हैं, वहाँ से हमें अपडेट करते हैं लम्हा ब लम्हा, वो दे आर सेइंग कि इस वक्त वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एड पहुँचाई जा रही है वो
खाने की यानी कि फूड सप्लाईज पहुंचाई जा रही हैं, उनमें से काफ़ी खाना ख़राब भी होता है, वेस्ट भी होता है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला या जो चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सैलाब मुतासरीन को, वो मच्छर की जिस तरीके से अफजाइश है और उस तरीके से कैंप्स का ना होना, बच्चों के हवाले से बीमारी या वबा फूटना। मैं आपसे इस हवाले से ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी कि इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, जो लोग एड करना चाह रहे हैं या जो एड फराहम कर रहे हैं। जी जी, मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमने तो हॉस्पिटल सर्विसेज पे रिलीफ दिया है, लोगों को मेडिसिन फ्री की है, लेबोरेटरी टेस्ट फ्री किया है, उनकी एडमिशन फ्री किए हैं, उनको फ्री में एडमिट किया है। नंबर 2 ये है कि अपने जो भी मुख्तलिफ हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो टेंट भी प्रोवाइड करें, और जो डेंगू बहुत फैला हुआ है, डेंगू, मलेरिया, डायरिया की बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। हम तो ट्रीटमेंट देने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको चाहिए कि वो हमारे साथ दें ताकि हम टेंट भी प्रोवाइड करें और मच्छर और डेंगू से भी बचने के लिए इक़दाम किए जाए इंशाअल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब, हिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज जो देही सिंध में जो सैलाब ज़दगान है उनसे राब्ता कर रहा है, कब से, किस तरह से? जी जी, हमने मुख्तलिफ पूरे थर के एरिया में हमने अपने बैनर लगाए, हमने सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट किया, और रोजाना हमारे पास अराउंड 400 पेशेंट डेली आते हैं, और उनमें से कुछ एडमिशन होता है, कुछ ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं, और उनको मेडिसिन हम फ्री दे रहे हैं। हमने सिर्फ बैनर लगाए और सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, और मरीज खुद ब खुद हमारे हॉस्पिटल में आ गए। ठीक, यूनुस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए? खाने की सूरत में भी एड पहुँच रही है, फूड सप्लाईज वहाँ पर, आप क्या समझते हैं कितना वसी नेटवर्क है एप्सप का, और किस तरीके से वहाँ तक एड पहुँचाई जा रही है? अपने नेटवर्क के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और प्रायोरिटी आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कौन से वो इक़दाम है जो वक्त की फौरी ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया। हमारा जो नेटवर्क है, आपको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन जो है उसका तो नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हर तरह से हाजिर है, और क्योंकि हमारे पास जो यूथ है वो एक रीजनेबल तादाद में मौजूद है, और एक पढ़ी लिखी यूथ है जिसको हम यूज कर सकते हैं इस पूरे एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से। हम अपने तौर पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी हवाले से हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे तलबा तैयार हैं, हमारे असातिज़ा तैयार हैं, और हम पाकिस्तान के हर हिस्से में अपनी फौज के और अपने हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकी जहाँ तक बात है एरिया के हवाले से, सिर्फ एक ज़रूर मैं बात करूँगा कि बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, बहुत मुश्किल हालात हैं। तादाद इस कदर ज़्यादा है कि एक इंसानी दिमाग इसको शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि 3 से 3.5 करोड़ के करीब अफराद हैं। तो आप के चैनल के हवाले से मैं ये अपने तमाम पाकिस्तानी बहन और भाइयों को सिर्फ एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा, और एप्सप के प्लेटफॉर्म से, कि ये मुश्किल घड़ी जो है, ये मुश्किल वक्त हमारे जिन बहन भाइयों पे आया है, ये इस वक्त उनका इम्तिहान नहीं है, ये हम लोगों का इम्तिहान है जो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर मौजूद हैं। हमें इनके लिए जितनी भी इमदाद है उसको एक लंबे अरसे तक करना है। ये वन टाइम सपोर्ट की बात नहीं है, ये हमें कम से कम 1 साल 1.5 साल तक हमें इन लोगों को सपोर्ट करना है। तो मैं ये चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सब दोस्तों बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़रूर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या महीने के बेसिस पे कुछ ना कुछ जिहान साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और दुरुस्त, और आहिस्ता आहिस्ता हम उन स्टेप्स की जानिब बढ़ेंगे जिनकी ज़रूरत भी है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से इस वक्त वहाँ के लोग गुजर रहे होंगे, जो कि रिपोर्ट भी हुआ है मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के थ्रू, जो रिपोर्टर है फील्ड में, कि इस मेंटल ट्रॉमा से भी तो बाहर निकालने के लिए कुछ हमें इक़दाम उठाने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल हेल्प भी हमें करनी पड़ेगी सैलाब मुतासरीन की। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। इस हवाले से
यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जो है वो यहाँ की जो जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं और चैम्बर के साथ मिलके यहाँ से हम लोग बहुत सारे बच्चों के लिए खेलों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और ये वहाँ पे हम भिजवाएं ताकि उनको एक रिलीफ मिले, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और जैसे जैसे वो अगले 10-15 दिन में थोड़ा सा चीज़ें पानी सेटल डाउन होता है तो उसके अलावा बाद फिर हम एप्सप के प्लेटफॉर्म से वहाँ के जितने भी जो स्टूडेंट्स जो के पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ से स्टेशनरी और किताबों का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज में हम जो है वो ये करेंगे और जो पर्टिकुलरली वो लोग जो बेरोजगार हुए हैं उस हवाले से, क्योंकि मेजॉरिटी का जो रोजगार था वो लाइफ स्टॉक था, तो लाइफ स्टॉक के हवाले से भी हम एफर्ट और कोशिश कर रहे हैं हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स सारी यूनिवर्सिटीज़ के कि उनको लाइफ स्टॉक जो है वो प्रोवाइड किया जाए और ताकि वो अपने पैरों पे जो है वो अगले 6 महीने या साल के अंदर अंदर अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सके। अच्छा सर, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं पामी और एप्सप के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, मिशन एसआर में हिस्सा लेने के लिए, इसका पार्ट बनने के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे इमदाद की? किस तरह की एड कर सकते हैं, काम शख्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? जी, सबसे पहले एक चीज जो है वो मैं बताता चलूं कि वहाँ पे हर चीज की जरूरत, एक माचिस की डबिया से लेके, एक जूती से लेके, कपड़ों से लेके, अद्वियात से लेके, मच्छरदानी से लेके, जो एक किसी भी घर की जरूरत है, बर्तनों से लेके, उनके पास इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है। तो मैं अभी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मैं ये चाहूंगा कि हम कुछ ना कुछ रोजाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करें। एप्सप के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अपने रिलीफ कैंप्स लगे हैं, उन रिलीफ कैंप्स में आप सामान पहुंचाएं और हम जो है वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे जो अफेक्टेड एरियाज हैं सैलाब के उधर पहुंचा देंगे। नहीं तो कोई भी रिलीफ कैंप किसी भी इदारे का, किसी भी एनजीओ का, किसी भी तंजीम का जो आपके घर के करीब है, काइंडली वहां पे बिल्कुल वहां पे पहुंचाएं अपने बच्चों के थ्रू, अपने छोटे बच्चों के थ्रू, एक ताकि उनमें भी एक इसार का जज्बा पैदा हो। घर के बुजुर्ग जो हैं वो इस चीज को प्रमोट करें। ये एक वक्त है, ये एक इम्तिहान है हम लोगों का जो ब्लेस्ड हैं इस वक्त, जो इस वक्त अपने घरों में रह रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी मिशन एसआर के हवाले से और फ्लड रिलीफ फंड के हवाले से। जी, फंड रिलीफ फंड के अलावा से हम लोग ने हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रब्ता किया है। हम बहुत सारे लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि हमें वो हमारे ज़कात में, डोनेशन में अपना मदद करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकें। हमारी प्रायोरिटी है हॉस्पिटल में सर्विस देना, हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन देना, हॉस्पिटल में फ्री टेस्ट करना। नंबर 2 हमारी प्रायोरिटी है कि हम जगह जगह जाके कैंप लगा के उनको वहाँ जाके एज ए मेडिकल कैंप लगा के रिलीफ देते हैं। नंबर 3 ये है कि फिर उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स जो एनजीओ एलुमना है वो उसकी जो लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, लोगों को कपड़े प्रोवाइड करने, टेंट प्रोवाइड करना है, उसमें वो लोग हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बट साहब, रिहान यूनिस साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। तमाम देखने वालों को यही पैगाम मैं भी देना चाहूँगी, आपसे अपील करना चाहूँगी कि मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड का हिस्सा बने। छोटी रकम हो, बड़ी रकम हो, खाने की सूरत में हो या किसी भी लिहाज से हो, सैलाब मुतासरीन को, हमारे मुल्क को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट जहाँ से बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि आज हम किचन में क्या कुछ कर सकते हैं। तो शेफ हुमा किरमानी कुछ बना रही है, खुशबू स्टूडियो में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है नबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमा, किस चीज की खुशबू आज आपने फैला दी है स्टूडियो में? अच्छा, अभी तो जो है ना, मैं स्कीवर्स वो भी फ्राइंग पैन में डाले थे और कुछ जो है वो दम पे रखे थे, मलाई बोटी। वाह। और मौसम चूंकि आजकल जो है बरसात का है, बारबेक्यू की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो चुका है हमारा, तो आज मैंने कहा कि क्यों ना हम रूह अफ़ज़ा के किचन में जो है लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी सिखा दें, जो कि मलाई बोटी। और मेरे हाथ से बड़े छोटे सबकी बहुत और फेवरेट वैसे भी अब चूंकि ठंडी रातें आने वाली है तो बारबेक्यू डिनर्स प्लान ऑब्वियसली होंगे, और जो घर में प्लान किए जाते हैं उनकी क्या ही बात होगी। तो अच्छी सी रेसिपी जो है ना मसाले की, हुआ पहले तो आपने बिल्कुल सबसे पहले आपने जो मीट की सिलेक्शन करनी है नबिया, उसके लिए मीट आपने लेना है चिकन थाई का, यानी कि चिकन में चिकन ब्रेस्ट नहीं लेनी, चिकन थाई जो है वो चूंकि ज़्यादा जूसी होती है तो वो आपने ले लेनी है जी। और उसको क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है, यानी कि इस साइज़ की कटिंग हो जाए। एक चिकन थाई से आपकी 3 से 4 जो है इस साइज़ की क्यूब्स जो हैं वो निकल आएंगी। और क्यूब्स की कटिंग आपने ऐसे करवानी है कि जी वो सीख के ऊपर, या जिस तरह आज मेरे पास चूंकि बारबेक्यू का सामान तो नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास इस तरह की स्कीवर्स थी और ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी। ठीक है, ये ले ली थी। और चिकन क्यूब्स में कट करने के बाद आपने करना ये है, सिरका लेना है जी, उसके अंदर मीट को जो है आपने थोड़ी देर के लिए गार्लिक लगा के, गार्लिक जिंजर लगा के और थोड़ा सा नमक लगा के उसको डिप कर लेना है। थोड़ा सा सिरका जो है वो आपने ज़्यादा रखना है ताकि अच्छे से सारे मीट के ऊपर कोट हो जाए। 15 मिनट बाद आपने उसको किसी स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि जो एक्सेस उसका पानी है, और मीट भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगा, वो निकल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, चॉप्ड ग्रीन चिली चाहिए जी, वो आपने पेस्ट बना लेनी है। उसके साथ जो है जो छोटी इलायची होती है कार्डमन, उसका पाउडर चाहिए आपको। उसके साथ सफ़ेद जो मिर्च है उसका पाउडर चाहिए आपको। और उसको क्रीम के साथ आपने जो है उसकी मैरिनेशन कर लेनी है। मैरिनेट करने के बाद आप उसको 3 से 4 घंटे रख लें, ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने उसको निकालना है जी, उसको स्कीवर्स में परोना है, नहीं तो आप अगर आपके पास बारबेक्यू वाली सीखें हैं उसके ऊपर लगा लीजिए। और इस तरह से, जिस तरह ये मैं अभी नबिया लगा रही हूँ, इस तरह आपने इन स्कीवर्स के ऊपर जो है ये मीट लगा लेना है ताकि मीट जो है वो गिरे भी ना और बोटी जो है उसकी टूटे ना। तो मसाला अलग से कर लिया? मसाला नहीं, मैंने उधर स्टीम पे इसलिए रखा है ताकि यकीनी हो जाए कि कुक हुआ हुआ है कंप्लीटली। ठीक है जी, इस तरह से आपने स्कीवर्स बना लेनी है और उसको आपने फ्राइंग पैन के ऊपर, तवे के ऊपर जो है उसको कलर दे लें। कलर देने के बाद मैंने एहतियातन जो है उसको दम पे रख दिया था और बहुत जो है अच्छे से वो गल चुकी हैं। और अभी मैंने कुछ 3 से 4 स्कीवर्स नबिया पहले, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं हम ऐड करेंगे यूजली? नहीं, मलाई बोटी पे कोई कलर नहीं ऐड किया जाता। जो बारबेक्यू बाकी होता है जिसमें टिक्का है खास तौर पे, या पीस जो होता है, जो 1/4 चिकन का पीस बनाते हैं हम, उसके अंदर ऐड करते हैं। तो इसका जो है टेक्सचर थोड़ा वाइट भी होना चाहिए ताकि पता चले जी कि मलाई बोटी है। और अच्छे से जो है ये टेंडर भी होनी चाहिए। और टेंडर और जूसी तो ये इसलिए भी होगी कि चिकन थाई है, लेकिन आपने एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। अच्छा, ताकि ये जूसी रहे। ओके, बिल्कुल। तो इस तरह से जो है, तो यूजुअली इसको जब हम अभी जिस तरह आप एक पैन में कर रही हैं और दूसरा आप डेचकी में कर, तो इसको यूजुअली हम घर पे करेंगे प्रॉपर, तो इसको किस में कुक करें? बेहतर कौन सा बर्तन इसके लिए यूज किया जाए? अगर आप पैन में ही कर लें तो भी कुक हो जाएगी। जिस कढ़ाई में भी कर सकते हैं आप, कढ़ाई में ढक्कन वाली अगर कोई बर्तन ले लें ताकि अंदर तक जो है स्कीवर के साथ तक मीट जो है वो अच्छे से गल जाए। ओके, तो आप किसी भी पैन में जिसका ढक्कन हो उसके अंदर कर ले। और अगर आपने ग्रिल के ऊपर करना है, मतलब अंगीठी है आपके पास, तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग थोड़ी। मुझे डेली आपसे बात करके इतने मजे के आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सेलिना स्कूल जा रही, तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि रात को स्टिक्स फ्रिज में रख दी जाए और सुबह अगर इनको अच्छे से कुक करके बच्चों के लंच बॉक्स में उनको बड़ा अच्छा लगता है उनके फेवरेट वेजिटेबल्स के साथ। तो डिफरेंट आइडियाज है, उसमें से कुछ ना कुछ आप इनोवेट करके मजीद उसको बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बड़ों का तो बारबेक्यू ऑब्वियसली है ही। तो हुमा, इसकी सर्विंग जो है हम किसके साथ, सॉस के साथ कर सकते हैं? अच्छा जी, मैंने इसके साथ जो है मिंट सॉस बनाई है, थोड़ा सा आप सैलेड बना लें
और उसके साथ जो है नान रोटी आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप टी एज ए टी आइटम इसको रख सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए, आप इसे स्कीवर बना के रखें, उस वक्त आप सिर्फ कुक करें और उसे सर्व कर दें। दैट्स ग्रेट हुमा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है और ये कितनी आसान है ये आपको पता चला होगा। तो वो जो बाजारी चिकन टिक्का मसाला मिलता है उसको आप ज़रा अवॉइड करें, सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। घर में आप बना सकते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी रेसिपी है। इसको थोड़ा सा आप वेजिटेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे होगी मुलाकात, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Pakistan, Pakistan.